वेलकम टू द सीरीज ऑफ MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 9 करवाया जा रहा है, जो कि है लीगल कैपेसिटी एंड फ्री कंसेंट। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरीके से बनता है। सबसे पहले एक ऑफ़र होती है जो दी जाती है और जब उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर जो है वो प्रॉमिस बन जाता है जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई। और उसके बाद जो है वो कंसीडरेशन होती है, यानी कि कोई चीज़ वैल्यू की जो कि दी जाती है एक्सचेंज में प्रॉमिस के लिए। तो फिर जो है वो एग्रीमेंट बन जाता है और फिर एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तक बात जाती है ऑफ़र से। अब कंसिडरेशन को देखते हैं। अगर हम कंसिडरेशन की बात करें, वैसे तो खैर कंसिडरेशन पहले भी आ चुका है कई बार। तो अब इसकी अगर एक एग्जांपल लें तो सेल ऑफ हाउस बाय अ पार्टी है, जहाँ पे बायर जो है वो पे करेगा मनी और सेलर ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ होती है। सो कंसिडरेशन में ये होता है कि हर पार्टी जो है वो देती है या प्रॉमिस करती है चीज़ जो है एक्सचेंज में दूसरी प्रॉमिस से, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ दे रही है। So consideration must be conducive to contract. Consideration must be lawful. Consideration of inadequate consideration, concept of inadequate consideration, absence of consideration, and proof of consideration. तो कंसिड्रेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल किस्म का या इमोरल किस्म का, ये पब्लिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और ये कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता बगैर कंसिड्रेशन के। और इसके अलावा ये कि इनएडिक्वेट कंसिड्रेशन भी होती है। लॉ जो रिक्वायर्ड नहीं करता इसको, ये इक्वल होना वैल्यू में, लेकिन रेज किया जा सकता है सस्पिशन ऑफ फ्रॉड या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। एब्सेंस अगर है कंसिड्रेशन की, जनरली जो है वो बनाता है कॉन्ट्रैक्ट को वाइड, सिवाय कुछ एक्सेप्शन केसेस के अंदर। और प्रूफ ऑफ कंसिडरेशन की हम बात करें तो पार्टी क्लेम कर रही है इन्फोर्समेंट, उसको लाजमी तौर पर प्रूफ करना चाहिए कि कोई चीज़ जो है, कोई वैल्यू जो है एक्चुअली वो एक्सचेंज हुई। सो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो उसमें जो है वो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट वगैरह है। और रिव्यू काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखें। अच्छा, ये पूरा रिव्यू चल रहा है प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट आपको कराए जा चुके हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स होती हैं जिसमें वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सेबल होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वैलिड कंसिडर किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर जिसे हम कहें, क्योंकि उसके बाद फिर वॉइड या वॉइडेबल वगैरह आ जाते हैं। और लीगल कॉम्पिटेंसी का होना, यानी कि एबिलिटी होना, अंडरस्टैंड कर सकें और फॉर्म कर सकें कॉन्ट्रैक्ट। और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, अपनी पोजीशन का मिसयूज़ किया जाता है और फ्रॉड किया जाता है और फिर मिस रिप्रेजेंटेशन भी की जाती है, तो ये वॉइडेबल हो जाता है। और फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। एज ऑफ मेजोरिटी अगर हम देखें तो लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो एज ऑफ मेजोरिटी जो नॉर्मली तौर पर है वो 18 ईयर्स है, और कुछ केसेस में 21 ईयर्स तक भी चली जाती है, जैसे कि अगर गार्डियन जो है वो अपॉइंटेड है। और कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर अगर हम देखें तो जनरली तौर पे इसको इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। सो मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय माइनर, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बाय माइनर, माइनर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता प्रॉपर्टी। और इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो होता है वो एनफोर्सेबल, नॉट एनफोर्सेबल होता है अगेंस्ट माइनर जो है। और इसके अलावा ये कि एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 68 अगर हम देखें, सप्लाईज ऑफ सप्लाई नेसेसरीज, माइनर जो है वो कैन भी उसको सप्लाई किए जा सकते हैं, जो नेसेसरीज ऑफ लाइफ है वो सप्लाई की जा सकती हैं माइनर को, फूड, शेल्टर, एजुकेशन वगैरह। और सप्लायर क्लेम कर सकता है रिइंबर्समेंट जो है माइनर्स की प्रॉपर्टी में से। सो कॉन्ट्रैक्ट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक ऐसे शख्स से जो अनसाउंड है उससे अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कोई इनसेन है या इंटॉक्सिकेटेड है।
ऐसे टाइम पे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो वो फॉर्म नहीं कर सकता वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। और ये कि प्रूफ जो है इंसैनिटी का है, ये एक चीज़ ज़रूर है, उसको चैलेंज किया जा सकता है कि वाकई में वो इंसान भी है या नहीं। और जो बर्डन है वो लाई करता है उस शख्स के ऊपर जो ये क्लेम कर रहा है अनसाउंडनेस, अगर प्रूफ ना हो सके ये बात। सो पर्सन ऑफ साउंड माइंड सेक्शन 12 में बताया गया है। सो a person is said to be sound mind for the purpose of making a contract at the time when he makes it is capable of understanding and of performing a rational judgment as to its effect on upon his interest। एक पर्सन जो होता है साउंड माइंड का एट द टाइम ऑफ जब किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, वो कैपेबल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए भी और फॉर्म करने के लिए रैशनल जजमेंट। सो a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind। अब एक ऐसा शख्स जो यूजुअली तो इंसान है लेकिन ओकेशनली वो सैन हो जाता है, यानी कि अनसाउंड से वो साउंड हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड है। जब वो साउंड माइंड है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो पर्सन ऑफ साउंड माइंड अगर हम देखें तो इसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आ जाती है, जिसमें मेंटल इलनेस हो गई, इंटॉक्सिकेशन वगैरह हो गई, या फिर ऐसी टेम्प्रेरी कंडीशन जो कि अंडरस्टैंडिंग को रोक रही होती है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ ल्यूनिसी बाय कोर्ट है, अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया एक शख्स को लीगली तौर पे इंसान, सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो उसके बाद उसको वॉइड कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा एविडेंस एंड प्रूफ भी होते हैं, जैसे लाजमी तौर पे शो करना चाहिए अनसाउंडनेस एग्रीमेंट के टाइम पे, ना कि उससे पहले या बाद। और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो वही बात आ गई कि वो एविडेंस ऑफ प्रूफ उस टाइम पे ही किया जाएगा, ना कि उससे पहले ना उसके बाद। सो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्वालीफाइड जो किया जाता है, कुछ लोग जिनको डिस्क्वालीफाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके, उसमें माइनॉरिटी आ गए जो कि जिनकी एज कम है, जो मेजर एज के नहीं है। और इसके अलावा इंसान पर्सन हो गया, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जो कि इम्प्लिकेशंस भी। और पर्सनल लॉ यानी कि डिस्क्वालीफाई किया गया है पर्सनल लॉ के ज़रिए किसी शख्स को। सो नाउ द फ्री कंसेंट। सो डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट अंडर सेक्शन 14 के अंदर जो है वो दी गई है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट को फ्री कहा जाएगा जब वो नहीं होगी इनमें से किसी भी वजह से, वो है कोर्जन, यानी कि अनलॉफुल थ्रेट देना, किसी को भी थ्रेट ऑफ वायलेंस देना, डराना धमकाना वगैरह, इस तरह की चीज़ होगी, ये कोर्जन के अंदर आ जाएगा, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। और इसके अलावा अनड्यू इन्फ्लुएंस होना, यानी कि अपनी पोजीशन का, पावर ऑफ पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करना, और फ्रॉड करना, डेलिबरेट डिसेप्शन, जानबूझ के डिसेप्शन करना, मिसरिप्रेजेंटेशन, फॉल्स स्टेटमेंट देना, जो कि इनोसेंटली भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ये मिसरिप्रेजेंटेशन में। और मिस्टेक, एरर्स आ जाना, ये तो खैर किसी से भी हो सकती है, फैक्ट्स के या लॉस के हवाले से। सो इनमें से कोई सी भी एक चीज़ होगी, कॉन्सेंट फ्री नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल समझा जाएगा। नाउ द स्कोप ऑफ फ्री कॉन्सेंट। सो इसमें तीन चीज़ें हैं, वो ये कि कंसेंट जो है वो लाजमी तौर पे हो, फ्रीली, नोइंगली और वॉलंटरीली तौर पर भी हो। दूसरा ये कि कोई भी ड्यूरीज जो है, जैसे कि फिजिकल या मेंटल प्रेशर, बनाता है कंसेंट को इनवैलिड। और उसके अलावा ये कि फ्रॉड या डिसेप्शन भी इनवैलिडेट करता है कंसेंट को। ना इफेक्ट ऑफ कंसेंट विच इज़ नॉट फ्री। सो इसके अंदर नो कंसेंट हो गया एक तरफ, पार्टीज़ जो है वो कभी भी एग्री नहीं, और इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो ये है कि वॉइड एग्रीमेंट हुआ। और इसके अलावा दूसरा ये कि नॉट फ्री कंसेंट, जहाँ पर कॉर्जन हो रही है, ज़बरदस्ती की जा रही है, फ्रॉड हो रहा है, तो इसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑप्शन के ऊपर एग्रीव पार्टी की।
सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ कोर्जन अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 के मुताबिक अगर हम कोर्जन की डेफिनेशन देखें तो coercion is the committing or threatening to commit any forbidden by Pakistan Penal Code or the lawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whether whatever, sorry, with the intention of causing any person to enter into an agreement. So simple अगर हम देखें तो इससे मुराद ये है कि किसी भी तरह से थ्रेट दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, या फिर कोई ऐसा एक्ट जिसको मना किया है, पाकिस्तान पीनल कोड ने मना किया है, लॉफुली तौर पे डिटेन किया गया या थ्रेट दिया डिटेन करने का किसी भी प्रॉपर्टी को, इस तरह से इलीगली तौर पे डिटेन कर लेना किसी की प्रॉपर्टी जब तक वो एग्री नहीं करते, इस तरह की कोई चीज़ कर लेना। सो स्कोप ऑफ कोर्जन अगर हम देखें तो इसके अंदर ये कि यूज़ किया जाता है या थ्रेट किया जाता है अनलॉफुल फोर्स का। इसके अलावा एक्चुअल फिज़िकल फोर्स तो ज़रूरी नहीं है कि उसका इस्तेमाल किया तभी कोर्जन माना जाएगा, वो तो है ही, लेकिन साथ में थ्रेट भी एनफ है, कोर्जन के अंदर थ्रेट को भी एनफ समझा जाता है। और फेयर होना लीगल एक्शन का ये जो है कोर्जन नहीं है। अगर लीगल एक्शन का फेयर है, कानूनी कार्रवाई का अगर डर है तो वो कोर्जन नहीं है, क्योंकि वो लॉफुल चीज़ है, कानूनी कार्रवाई की अगर डर की बात है। और अनलॉफुल डिटेंशन जो है प्रॉपर्टी का, इसको भी कोर्जन के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। अनलॉफुल डिटेंशन या सीज कर देना प्रॉपर्टी को, ये कोर्जन है। नाउ द प्रूफ ऑफ कोर्जन, प्रूफ ऑफ कोर्जन भी ज़रूरी है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है ऐसे शख्स पे जो एलिज कर रहा है कोर्जन को, और वो लाजमी उन्हें प्रूफ देना होगा। टू इस्टेब्लिश कोर्जन वन मस्ट प्रूव द फॉलोइंग, चीज़ें प्रूफ करना होंगे। थ्रेट गिवन और एक्सरसाइज, यानी जो थ्रेट दिया गया या हुआ उसको प्रूफ करना होगा। इसके अलावा कमीशन ऑफ एन एक्ट दैट इज़ फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पीनल कोड, ऐसा एक्ट जिसको मना किया पाकिस्तान पीनल कोड ने, वो। और उसके अलावा इंटेंशन ऑफ कंपेलिंग द पार्टी टू मेक एन एग्रीमेंट, इंटेंशन ये थी कि कंपेल किया जाए पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर ये तमाम जो है वो प्रूफ दे दिए जाते हैं तो कंसेंट फ्री नहीं होगी, कोर्जन साबित हो गई और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन हो और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।